से ठीक 2 बार पहले इनके दोस्त 1936, 37, 38, 39 यानी 30s का जब एंड था तब ये और इनके दोस्त को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये हमारे काम का अभी नहीं है, अभी ये हमारे काम का था। कल हमने बातचीत की थी कि अध्यक्ष के पद के लिए इलेक्शन होता था और गांधी ने अपना एक आदमी खड़ा किया जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। बाद में इन्होंने बेटा एक किताब भी लिखी थी, बातचीत नहीं करनी बीच में, कांग्रेस का इतिहास, ये बुक लिखी बाद में पट्टाभी ने। तो पट्टाभी खास आदमी हैं, किसके? गांधी के। इलेक्शन हारे, इलेक्शन कौन जीता? बोस। बोस को 14 मेंबर्स की एक कार्यकारिणी मिलती थी जिनमें से 12 ने मना कर दिया कि हम बोस के साथ काम नहीं करेंगे, हम तो गांधी के, अगर आदमी जीतता तो इसके साथ काम करते। महज 2 लोगों का साथ मिला और एक बोस, 3 लोगों ने पूरे साल इतने अच्छे ढंग से एक्टिविटीज़ की कि अगला साल भी लोगों ने इनको पसंद किया और इनको जितवा दिया। वो साल था 1939 का। ये बात गांधी जी को रास नहीं आई और कांग्रेस के अधिवेशन को बीच में छोड़ के और अपने टेंट में जाके कह दिया कि भैया हम जो है कांग्रेस का मैं त्याग करूंगा। जिसके चक्कर में हमने पढ़ा था वो अपना जीता हुआ मेडल भी वापस उतार के किसने कर दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और बोस ने 1939 में कांग्रेस से हटके एक नया ब्लॉक बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या आज भी ये पार्टी काम करती है? कहाँ पर? हाँ, वेस्ट बंगाल में रीजनल पार्टी है बेटा। रीजनल पार्टी होती है जो लोकल एरिया में फेमस हो। जो ये लेट आते हैं ना, फटाफट से बैठा करो और आके चुपचाप बैठ जाया करो, नहीं तो कल से फिर तुम्हारी पिटाई शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि सारे छोटे हैं, लेट शेट आते हैं। तुम इतनी देर तक ऊपर क्या करते रहते हो? ऊपर टहलते रहते हो। यहाँ 9:30 बजे पहुंच जाया करो और देखा करो कि कल क्या पढ़ाया था। तो हम बातचीत कर रहे थे कल, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, लेकिन बाद में इनको देश निकाला दे दिया गया, जिसके चक्कर में फिर इनको पूरे देश छोड़ के जाना पड़ा और शूटेड साइट का ऑर्डर कि इंडिया में दिखेंगे नहीं। बाद में जाके ये एक बहुत बड़ी हस्ती से मिले, किससे? हिटलर। हिटलर ने कहा भाई मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं तो वैसे ही फंसा पड़ा हूँ। हिटलर के फंसने का कारण क्या था? इनकी फौज आधी किसका पीछा करते करते? रशिया। और रशिया की फौज चालाक निकली, वो इनको अपने हिस्से में अंदर ले आई और 2-3 महीने बाद जब कड़ाके की ठंड पड़ी तो इनकी फौज के पास ना कपड़े ना उतने हथियार और वो वहीं के वहीं मारे गए। इनका नुकसान हुआ, इसके चलते इन्होंने कहा भाई मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि तुम एशिया से आए हो तो मैं तुम्हारी मदद करवा सकता हूँ। एशिया में मेरा एक दोस्त है जापान, जहाँ का हेड था तोजो, तो कहा मैं तुम्हारी मदद तोजो से करवा दूंगा। तोजो ने हमें गारंटी दी कि वो हमें मदद कर देंगे और खासकर हमें मदद चाहिए थी बेटा एयर की, यानी हमारे पास आर्मी तो थी, आईएनए तो थी, लेकिन हमें एरोप्लेन्स चाहिएंगे, कभी फाइटर प्लेन चाहिएंगे, तो हमारे पास पैसा नहीं था। अब सुभाष एक नॉर्मल परिवार के, चलो मान लिया अमीर थे, पर इतने अमीर थोड़ी ना कि 50 प्लेन खरीद लेंगे। तो हमें एयर की जब जरूरत पड़ी कि भाई हवाई हमला हमें करना है अंग्रेजों के ऊपर, तो हमने तोजो के ऊपर विश्वास करके अपनी फौज को, आईएनए को ट्रेन करके 4 बटालियन बनाई। कल मैंने चारों के नाम बताए थे, नेहरू, सुभाष, बोस और हाँ लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और फिर बाद में इनमें से एक बटालियन अंदर पहुंच के उन्होंने हमारा इनका झंडा भी फहराया। आईएनए का झंडा कहाँ फहराया गया था? मणिपुर। और इनके झंडे में शेर हुआ करता था, शेर था ना इनके झंडे में। आज किस देश के झंडे में शेर है? तुम्हारे पड़ोसी श्रीलंका के झंडे में शेर बना है, क्योंकि श्रीलंका वालों का मानना है वो सिंहली भाषा बोलते हैं, तो सिंह से बनती है, वो सिंहली लिख देते हैं ऐसे, सिंहली। सिंह मतलब शेर होता है ना, ये उनकी भाषा है। तो सिंहली भाषा के चक्कर में इन लोगों ने शेर को अपना, जैसे हमारा भी तो नेशनल एनिमल पहले शेर था, बाद में क्या बना? बाद में टाइगर। 1950 से लेके 1966 तक हमारा नेशनल एनिमल शेर था। फिर किसी ने कहा कि भैया शेर की तो संख्या रोज रोज घट रही है, शेर तो बहुत ज्यादा है भी नहीं, और शेर तो सिर्फ एक हमारे इलाके में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं एशियाई शेर? गिर में, गिर गुजरात में। तो फिर ये कहा कि पार्लियामेंट में कि नेशनल एनिमल बदल दो, नेशनल एनिमल शेर की जगह किसको बना दो? टाइगर को, क्योंकि टाइगर इंडिया की 17 स्टेट्स में पाया जाता है। तो ये कहा कि भैया जो चीज़ देश में ज़्यादा है उसको बना देते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी श्रीलंका की बात करें, जिसका पुराना नाम था सीलोन, क्या नाम था इसका?
यहाँ का नेशनल एनिमल इनके फ्लैग पे भी क्या बना हुआ है, शेर। और यहाँ पे ना शेर को टक्कर देने के लिए इस एरिया में एक कम्युनिटी डेवलप कर ली थी लोगों ने, जिसका नाम रख दिया था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम का मतलब होता है बेटा एरिया, तमिल क्योंकि ये लोग तमिल बोलते थे तो ये तमिल एलम, एलम का मतलब एरिया। लिबरेशन होती है आज़ादी। श्रीलंका जब आज़ाद हुआ ना, अंग्रेजों के ये अधीन था श्रीलंका हमारी तरह। हमें अंग्रेज आज़ाद करके चले गए 47 में और श्रीलंका को उन्होंने आज़ाद किया 48 में। तो श्रीलंका की सरकार ने कहा कि हम ये जो इंडियंस हमारे देश में आए हुए हैं, इंडियंस कहाँ से आए, अंग्रेज श्रीलंका में काम करवाते थे। श्रीलंका में ना मैनुअल वर्क वाला काम था, खेती का, खासकर चाय के बागान और गन्ने का काम था। साउथ इंडिया में जैसे हमारे यहाँ भी तो चाय होती है ना, चाय के बागान हैं, ऐसे ही बागान अंग्रेजों ने श्रीलंका में भी लगाए। अंग्रेजों को इंडिया और श्रीलंका में कोई डिफरेंस नहीं था, उनको तो राज करना था, हम कॉलोनी थे, यहाँ से मैक्सिमम जितना हो सके सामान लूटना था, उनका तो यही टारगेट था। तो उन्होंने भारत को भी लूटा, भारत में भी खूब चाय का बिजनेस किया और श्रीलंका में भी खूब चाय का बिजनेस किया। चाय आज 2024 में भी चाय के बिजनेस में ना मैनुअल वर्क है, इसमें औरतें, ज्यादातर औरतों को काम पे लगाया जाता है। और चाय की ना पत्ती जो तुम इस्तेमाल करते हो, तुम्हें वो काले काले से दाने दिखते हैं, एक्चुअली बेटा वो पत्ती जो नॉर्मल हमारे घरों में पत्ते होते हैं ना, पत्ते यही तो होती हैं, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है। और उनको ना जैसे इसकी ना बुशेज होती हैं, झाड़ियाँ, तुम सब ने रोज की, इसकी गुलाब की झाड़ी देखी है, ऐसी सी ही होती हैं, बस क्या अंतर है उसमें, ऐसे कांटे नहीं होते, पत्ती पत्ती ज्यादा होती हैं। ये मान लो कि हार्डली 1.5-2 फुट की झाड़ियाँ होती हैं। और मिट्टी जो होती है ना जिसमें ये चाय पैदा होती है, वो एक खास तरह की मिट्टी होती है जिसमें बेस्ट चाय होती है, उसे कहते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ज़्यादातर वहाँ पाई जाती है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा बारिश का एरिया होगा उस एरिया में अपने आप नेचुरल फॉर्म में लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। जैसे हम जानते हैं ना, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में कौन सी मिट्टी ज़्यादा है, जलोढ़, एलुवियल सॉइल, क्योंकि यहाँ जल ढोके लाया है इस मिट्टी को, पहाड़ों से काट काट के ये मिट्टी हमारे गंगा के मैदान में, यमुना के मैदान में, पूरा मैदानी इलाका इससे बना ना। ऐसे ही लेटराइट मिट्टी वहाँ होती है जहाँ क्या ज़्यादा हो। इस मिट्टी की खास बात क्या होती है, ये मिट्टी ना बार बार जैसे बारिश होगी तो ऊपर की परत बहती जाएगी, और ऊपर की परत अगर नहीं बहती है, जैसे बहुत साल बीत गए तो वो ना उसमें से रिस रिस के ना मिट्टी में कुछ इस तरह की चीज़ें जो कम और ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया भाई लेटराइट मिट्टी है। ये मिट्टी की परत बहुत मोटी नहीं होती बेटा, जैसे ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो अगर कभी आप घूमने जाएंगे ना तो आप देखेंगे अलग से दिखती है कि एक लेयर है मिट्टी की, उस पर ये जो झाड़ियाँ हैं इसकी चाय की ये होती हैं, और उन झाड़ियों के ऊपर ना छोटी छोटी ऐसे बहुत छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं। इन पत्तियों का साइज एक ही झाड़ी पर अलग अलग होता है। जो सबसे नीचे झाड़ी का हिस्सा होगा ना उस पर भारी पत्तियाँ, फिर ऊपर उससे हल्की, उससे हल्की, उससे हल्की। जो सबसे ऊपर पत्तियाँ होती हैं ना बिल्कुल छोटी छोटी कोपल टाइप की, वो बेटा सबसे महंगी चाय पत्ती होती है। एक ही झाड़ी से अलग अलग क्वालिटी की चाय पत्ती निकाली जा सकती है, और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय पत्ती होती है ना, वो जो सबसे ऊपर, जैसे मतलब रात में कोई छोटी सी, बहुत छोटी सी पत्ती आई है, अगली सुबह उसको तोड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है, 1 लाख रुपए किलो, 1.5 लाख रुपए किलो भी चाय का रेट है। आप जो नॉर्मल मार्केट में देखते हैं ये तो 150, 200, 250, 300, 400 तक की ना, लेकिन बेटा ये 1 लाख रुपए की 1 किलो बिकती है। अच्छा, आप इसको देखेंगे ना, ये हमारे घरों की तरह नहीं ब्राउन और काली चाय बनती, इसको बोलते हैं वाइट टी। ये सिर्फ गिनती के ऐसे उठा के, भाई 1 लाख रुपए किलो है तो कितने डालोगे, तो ऐसे गिनती की उठानी पड़ती है, ऐसे छोटी छोटी सी वाइट वाइट सी होती हैं, पानी में डाल दो, उस पानी का रंग हल्का सा, जैसे क्या बताऊं मैं, जैसे इस कमरे में ये जो तुम्हें वाइट वॉश टाइप दिख रहा है ना, ऑफ वाइट सा, ऐसा सा रंग बदलता है बस, वो कोई काली चाय नहीं बनती। और ये शौक होता है, बहुत सारे विदेशी पीते हैं, इंडिया में तो खैर ये बिकती कम है। तो ये चाय पत्ती का बड़ा बिजनेस था अंग्रेजों का, ये महंगी चाय को वहाँ ले जाते और हमें ये काली गंदी सी चाय पीनी सिखा गए जो एसिडिटी बनाती है। इंडिया में ना ये गंदी जो सबसे नीचे की पत्तियाँ होती है ना, ये चाय पीते हैं हम लोग। इंडिया में अच्छी क्वालिटी की चाय बहुत कम होती है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस था। तो चाय का बिजनेस इन्होंने यहाँ भी किया, यहाँ से जहाज भर भर के जाते। जब ये चले गए ना तो अंग्रेजों के जाने के बाद श्रीलंका के मूल निवासियों ने कहा कि इन इंडियंस को भगाओ,
इंडियंस कैसे पहुंचे? तमिलनाडु में आबादी ज्यादा थी, श्रीलंका में उस जमाने में आबादी थी कम। तो श्रीलंका, अंग्रेजों को तो दोनों देश एक समान थे, दोनों से उन्हें पैसा कमाना था। यहाँ से लेके लोगों को जबरदस्ती, गाँव के लोगों को नाव में भर भर के यहाँ उतार दिया जबरदस्ती। जैसे हमें पहले अफ्रीका भी छोड़ के आते थे ये पुराने टाइम में। अब बहुत सारे इंडियंस ना चाहते हुए श्रीलंका पहुंच गए, वापस आ नहीं पाए। अंग्रेज हमारे यहाँ रहे लगभग 200 साल। तो सोचो किसी के परिवार को जो वो ले गए होंगे, उनको वहां बसे बसे 100 साल 150 साल, तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बीत गई। अब जब अंग्रेज इसको छोड़ के गए तो यहाँ के ओरिजिनल जो इंडिजीनियस जो लोग थे, यहाँ के लोकल लोग, उन्होंने कहा इंडियंस को भगाओ यहाँ से, तमिलियंस को भगाओ। तो तमिलियंस को वापस, कुछ लोग आए वापस, उन्होंने देखा गांव में उनके दादा परदादा की कोई ज़मीन तो बची ही नहीं थी, क्योंकि जब आप किसी गांव में 150 साल तक नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई उस पर कब्जा कर लेगा। तो उनकी ना ज़मीन, ना जायदाद, ना खेत, ना घर, वो वापस गए। उन्होंने कहा भाइयों, अपने वहाँ कुछ नहीं बचा, अब हम लोगों को यहीं अपना हिस्सा लेना पड़ेगा, ना तो हम ना यहाँ के और ना वहाँ के। इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाते। तो श्रीलंका की सरकार ने पता है कितनी चालाकी चली, उन्होंने कहा ठीक है तुम यहाँ रह लो, लेकिन तुम्हें सिंघली भाषा अगर नहीं आती तो हम तुम्हें कोई कामकाज नहीं देंगे, नौकरी में नहीं रखेंगे। इन्होंने कहा भाई हमें सिंघली नहीं आती क्योंकि हमारी तो भाषा है नहीं है, हमें इंग्लिश आती है प्लस तमिल आती है, और हम क्यों सीखें सिंघली? तो बोले नहीं, तुम्हें हम नौकरी से निकालेंगे, तुम्हें सिंघली नहीं आती। इनको बेटा नौकरी से निकाल दिया। अब ये भूखे मरने लगे, कामकाज इनको दिया नहीं। तो यहाँ कुछ यंग लड़कों ने इकट्ठे होके श्रीलंका के और अपना एक ग्रुप बना लिया। जैसे मान लो ये श्रीलंका है, इस एरिया में इसको उत्तर पूर्व कह सकते हो, पूर्वोत्तर कह सकते हो। जैसे तुम्हारी 7 बहनें हैं ना मैप पे, इस तरीके से ये इंडियन तमिल थे। तमिल यहाँ भी है लेकिन वो इनके हैं। इंडियन तमिल इकट्ठे हुए और सब ने कहा कि यार हमें तो ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जवान लड़कों ने ग्रुप बना लिया और अपना नाम रखा LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, तमिल लोगों का एरिया, और हम उसकी आज़ादी के टाइगर, हम उसकी आज़ादी के चीते। तो ये लिबरेशन टाइगर बन गए। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अपना नाम टाइगर ही क्यों रखा? इसीलिए क्योंकि इस देश का सिंबल था लॉयन, तो इसकी टक्कर किससे होगी? टाइगर से। अपने नाम में कोई गधा या कुत्ता तो रखेगा नहीं कोई भी आदमी, बढ़िया नाम रखेंगे। तो अपना नाम क्या रखा? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। कई साल इन्होंने संघर्ष किया। एक बड़ी बात ये रही कि हमारे साथ आज़ाद हुए इस देश ने स्टार्टिंग से हमारी तरह डेमोक्रेटिक सरकार बनाई। यहाँ भी इलेक्शन हुए, लेकिन इनके देश में कलेश चलता रहा। इन्होंने कई बार हमें कहा कि भाई देखो तुम्हारे इंडियंस हमारे देश में कलेश कर रहे हैं, इनको समझा लो। हमने अपने बिहाफ पे कोशिश की इनको समझाने की, लेकिन फिर इन्होंने दलील दी कि आप हमें समझा रहे हो, क्या आप हमें अपने घर में जगह दे दोगे? अगर हम उठ के आ जाएं इंडिया में हमें रख लोगे? तो बोले नहीं, इंडिया में नहीं रखेंगे। फिर हम इनसे लड़के अपनी जगह मांग रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? इनके साथ थोड़ी सी कहा सुनी भी हुई थी हमारे यंगेस्ट PM की, राजीव गांधी। और जो लिट्टे का हेड था ना, एक यंग नौजवान लड़के ने बनाई थी ये संस्था 19 स्टार्टिंग में ही, उसका नाम था V प्रभाकरण। एक बार ये दिल्ली भी आया था इनसे मिलने के लिए, इनसे ये मिला और अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट इसने इनको दी थी कि सर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके कुछ ही दिनों बाद राजीव गांधी का मर्डर हो गया, और मर्डर करने वाली महिला भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। किससे? लिट्टे। लिट्टे के वालों ने राजीव को क्यों मारा? क्योंकि राजीव ने श्रीलंका का एक राजपक्षे करके इनका वो था, हेड था, प्रेसिडेंट। इसने कहा कि भाई इंडियंस हैं ये जो हमें दुखी कर रहे हैं। इंडिया के राजीव गांधी को अप्रोच करके कहा कि अपनी फौज भेजो, इन सबको समझाओ कि ये यहाँ कलेश ना करें। कभी ये यहाँ पे लोगों को मारते हैं, कभी हमारी पटरियाँ उखाड़ देते हैं, कभी बैंकों में आग लगा देते हैं, जैसे आतंकवादी करते हैं। तो हमने राजपक्षे की बात मान के अपने यहाँ से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, इंडिया की शांति बनाने की सेना, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ये फोर्स जब यहाँ गई ना, लिट्टे के जंगलों में रहते थे छिपके,
तो यहाँ पे पता नहीं किसने गलत फहमी पैदा कर दी कि इंडियन जो फौज आ रही है ना वो तुम लोगों को मारने आ रही है, तुम्हें पकड़ने आ रही है। तो इन लोगों को लगा कि हमारे साथ एक तरह से चीटिंग की राजीव गांधी ने, कि अपने देश से लोगों को मारने के लिए हमें भेज दिया, जबकि हमें वैसे कहता था कि तुम भी तो इंडियन हो। इन लोगों ने बेटा ये गलत फहमी पता नहीं कैसे किसने पैदा की, इन्होंने अपने ही देश के, ये भी इंडियन है और ये इंडियन है, इनको मार डाला। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के बहुत सारे नौजवान युवा लड़के जो सैनिक के रूप में गए थे, इनका मर्डर हो गया। ये बात हमें चुभी, यानी आपस में लड़ने वाले दोनों इंडियन हैं और मज़े ले रहा है दूसरा देश जिसको आप श्रीलंका कह रहे हैं। बाद में लिट्टे केस को पकड़ लिया गया, कुछ साल हो गए, अब तो 10-12 साल। वी प्रभाकरण को मार दिया गया, एक मुठभेड़ में पुलिस की में ये मारे गए, और फिर इसके जो जंगल थे ना ये साफ करके और यहाँ कृषि के ऊपर काम किया। और अजीब बात देखो, जिसने हमारे यहाँ हरित क्रांति पे काम किया था उसी आदमी को कहा इंडियन गवर्नमेंट को कि आपके यहाँ हरित क्रांति जो लाए थे उन्हें हमारे यहाँ भी भेज दो, हम भी अपने यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन करेंगे। उनका नाम था एम स्वामीनाथन, अभी पीछे मरे हैं बेटा ये, एम स्वामीनाथन। इन्होंने इंडिया में हरित क्रांति को जन्म दिया, तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन आप सब जानते हैं ना, खेती में अन्न खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे इसको स्टार्ट किया था एक विदेशी ने जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? मेक्सिको के। मेक्सिको कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ अमेरिका में 3 हिस्से पड़ते हैं, उत्तरी अमेरिका में 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर पड़ता है कनाडा, देन यूएसए, और एक पतली सी पट्टी है मेक्सिको। दुनिया की सबसे ज़्यादा चांदी मेक्सिको में होती है, सबसे ज़्यादा चांदी। सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में आप जानते हैं यूएसए का नाम दिया जाता है, और यूएसए एक ऐसा देश है जिसने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ आके बंधो, लेकिन 50 स्टेट अपनी खुशी से यूएसए के साथ आके जुड़ गई कि हमें आपके ग्रुप में शामिल होना है। जिनमें से 48 तो बिल्कुल साथ हैं जो मैप में यूएसए है, और इसकी 2 आपको दिखेंगी जिनको आप ऊपर की तरफ देखेंगे, देखने में वो कनाडा की लगती हैं पर हैं इसकी अलास्का। अलास्का का जो एरिया है वो भी यूएसए में ही काउंट होता है। जैसे अंडमान निकोबार नहीं है देखने में, हमसे दूर है लेकिन हमारा है, ऐसे ही अलास्का पे किसका अधिकार है? यूएसए का। ये यूएसए है। ठीक है, वापस आते हैं। किसने दुनिया में हरित क्रांति को आगे बढ़ाया? नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के कृषि वैज्ञानिक हैं ये? और इंडिया में किसने काम किया? एम स्वामीनाथन। इंडिया में हरित क्रांति आई थी बेटा जब हमने 1965 में लड़ाई की थी ना पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका ने हमें ये कहा था कि तुम भूखे मरते हो और तुम्हारे घर में पेट भरने को अन्न नहीं है और तुम्हें लड़ने की सूझी है। तब उसका जवाब था कि कोई बात नहीं, आज तो कह दिया अमेरिका ने, लेकिन कुछ सालों के अंदर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए थे। इस रेवोल्यूशन को लाने के पीछे इच्छा थी शास्त्री जी की, और शास्त्री जी ने इंडिया में हर परिवार को हफ्ते में 1 दिन फास्ट करने की बात, मैंने शायद आपको बताई भी होगी कभी, ये बात कही थी। ग्रीन रेवोल्यूशन शास्त्री जी के टाइम पे आ नहीं पाई, आई थी ये इंदिरा गांधी के टाइम, लेकिन इसको फील कर लिया था शास्त्री जी ने कि आगे जाके हाथ फैलाना ठीक नहीं है, जितनी भी आबादी हो हमारी, पेट खुद भरना पड़ेगा, कमा के पेट भरेंगे, ना कि किसी के सामने झोली फैला के। पहले हम अमेरिका के सामने हाथ फैलाए खड़े रहते थे, ये एक फैक्ट है बेटा, हमारे देश में हमारा पेट नहीं भरता था। आपके दादा दादी की उम्र में ना, हरियाणा तो फिर भी रिच था, लेकिन दिल्ली की तरफ ऐसा मुझे याद है मेरे फादर बताते थे कि ना बाजरा ही साल भर या फिर चने खाने को मिलते थे। गेहूं बहुत रेयर था 1960s में 70s में, बहुत ज़्यादा गेहूं नहीं था। और ऐसा कहते थे कि जब घर में कोई मेहमान आता था तो गेहूं की रोटी बनती थी। यानी उस टाइम लोग देखो, चाहे उनके अफोर्डेबिलिटी में नहीं था, लेकिन इसलिए स्वस्थ थे। आज साइंटिस्ट क्या कहते हैं वापस कि बाजरा खाओ, चना खाओ, मोटे अनाज खाओ, गेहूं ने डायबिटिक बना दिया। तो ये गेहूं ना पहले शौक में आया था, इसका सीधा संबंध अमीरी से था, भैया तो गेहूं की रोटी खाते हैं। आज डॉक्टर्स कहते हैं गेहूं मत खाओ, गेहूं अच्छी चीज़ नहीं है, बाजरा और मोटे अनाज खाओ। तो ये इंदिरा गांधी के टाइम में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने अपनी तेजी पकड़ी, और सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था खाद्यान्न में, यानी खाने के अन्न में, जिसमें 2 चीज़ें मेन कंसीडर करते हैं हम, एक चावल और एक गेहूं। फिर धीरे धीरे तो बेटा हर चीज़ में क्रांति आ गई। आज अगर आप देखेंगे तो अंडे के क्षेत्र में क्रांति है, मांस के क्षेत्र में क्रांति है, टमाटर के क्षेत्र में क्रांति है, तेल के, हर चीज़ में क्रांति है। अब तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बची जिसमें क्रांति ना आई हो। लेकिन स्टार्टिंग की क्रांति किस चीज़ में आई थी?
सबसे पहले आई थी खाद्यान्न में, खाने के अन्न में, जिनमें दो चीजें मेन हैं, चावल और गेहूं। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब हम वापस चलते हैं क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा बातें थी। कल हमने बातचीत की थी, किसकी कहानी तक पढ़ लिया था? सुभाष चंद्र बोस की डेथ, जो कि आज तक गुमनाम है, हमें नहीं पता क्या हुआ। अब देखो, हमने जब पढ़ना शुरू किया तो हमने टारगेट किया था एक संस्था से जोड़ के पढ़ेंगे। कांग्रेस कब बनी थी ये? 1885। कब तक थोड़े से बुजुर्गों का साथ चला था, फिर ये डिवाइड हो गई थी 7 से 19 में, फिर 19 से लेके और आज़ादी तक, और गांधी जीवित रहे तब तक। कौन सा काल था ये? गांधीवादी। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं उदारवादी, या इन्हीं को कहा जाता है मॉडरेट्स। इन लोगों ने कभी कहा कि लड़ो झगड़ो मारकाट करो? नहीं। इसके बाद ये जो दो दल थे, कौन कौन थे ये? एक नरम और एक गरम। गरम को आप बोल देते हैं एक्सट्रीमिस्ट, और नरम तो यही लोग थे, उदारवादी ही तो नरम बने थे ना। और तीसरे वाला युग था गांधी युग। पूरा एक एरा था, गांधीयन एरा इसको बोलते हैं। और धरती पर एक आधा ही ऐसा आदमी है जिसने इतना नाम, इतना फेम कमाया जितना हमारे महात्मा गांधी ने। इस टाइम पीरियड में किन लोगों की चलती थी, जो क्या कहते थे कि एप्लीकेशन लिख लो। अब तुम्हें ये तीनों बातें समझ में आ गई, अब इनको और डिटेल से जानो बेटा। जैसे तुमने जो समझा, तुम्हारे दिमाग में इमेज बनी होगी कि इसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे, है ना, जो लड़ने की तो बात सोचते भी नहीं थे। लड़ना तो बहुत दूर की बात, पहले सोचते भी नहीं थे। तुमने कभी सोचा कि ये लोग ऐसा क्यों करते थे? क्या इनको गुस्सा नहीं आता होगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं? आता था बेटा। उदारवादी भी ऐसे कोई बेवकूफ नहीं थे, ये पढ़े लिखे समझदार लोग थे। इसमें याद है एक सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, दादा भाई। मैंने दादा भाई के बारे में तुम्हें 2-3 चीजें बताई थी। क्या क्या बताना? इनके मेन काम था, ये पहले इंडियन हैं जिनको बराबरी पे बैठाया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। यूके में इनको बराबरी पर बैठाना छोटी बात मत मानो। उनका तो कहना ही था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते, वो तो एक लाइन में सीधा लिखते थे, भारतीय और कुत्ते। ये कितनी शर्म की बात है। उन जिनको वो कुत्ते की बराबरी पर रखते थे, उनका एक आदमी इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल था कि उन्होंने अपनी संसद में उसको जगह दी। इसका मतलब इस आदमी में काबिलियत कितनी ज्यादा थी। दूसरी चीज, ये पहले आदमी थे जिन्होंने क्या गिनी थी उस टाइम पर? नेशनल इनकम। और इन्होंने कहा था पर कैपिटा इनकम कितनी थी हमारी? 20 रुपए। 1867 के आसपास की घटना है, ये बहुत पुरानी, क्रांति के 10 साल बाद की। ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने कहा कि भैया मैं एक बुक लिखता हूँ, और आज ना सही कभी तो दुनिया पढ़ेगी, और उसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे इंडिया का पैसा ढोके अंग्रेज विदेश ले गए। उस किताब का नाम मैंने आपको बताया था, उस किताब का नाम था द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी भारत में अगर ब्रिटिशर्स ना हो तो भारत कैसा होगा, और ये गरीबी और अंग्रेजों का क्या संबंध है। बेसिकली इंडिया गरीब देश था या अमीर देश था? इंडिया को गरीब बनाने में सबसे बड़ा कारण ये अंग्रेज हैं, क्योंकि बेटा ये जहाज भर भर के लूट के ले गए यहाँ से, सोने के, जवाहरात के। तुम एक चीज सोचो, हम इंडिया में रहते थे और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग जेवर के शौकीन थे। हमारे पुराने राजा, मुकुट भी सोने के, गले में सोने के। भाई मान लो राजा मर गए, वो सब चीजें तो यही रह गई होंगी ना, वो सब कहाँ गया? जो ये मुगल थे, इनके शौक कितने रईस थे, ये अपनी पगड़ी में भी ना हीरे जवाहरात जड़वाते थे, तो वो सब चीजें कहाँ गई? भाई चलो कुछ लूट के ले गए, कुछ लोग मान लिया लूट के ले गए, लेकिन सब कुछ थोड़ी ना लूट सकता है कोई किसी देश का। अंग्रेजों ने 200 सालों में ये देश खाली कर दिया, भर भर के जहाज यहाँ से जवाहरात के। मैंने काकोरी कांड बताया था आपको, तो वो ट्रेन क्यों लूटी उन लड़कों ने? उस ट्रेन में खजाना था। खजाना किसका था? अंग्रेजों का था या हमारा था? भाई वो मुकुट, वो गहने, वो सारे कंगन, कड़े और गले के, और ये जितने हमारे राजा पहनते थे, वो सब हमारा खजाना था। शाही खजाना लूट लिया हमारा। और बेटा बहुत पुरानी बात नहीं है, आज़ादी के बाद की बात है। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे उस टाइम पर भी हमारी देसी रियासतें थी जिनमें राजा थे, रजवाड़ों के मुखिया। और इन राजाओं के पास ये एक फैक्ट है कि अपनी घरेलू पुश्तैनी संपत्ति थी। एरिया के अलावा इनके पास ना महंगे बेशकीमती हार, जड़ाऊ हार और पता नहीं क्या क्या था। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इनकी ये सब चीज़ें भी अब नहीं हैं, अब लगभग खात्मे पर हैं। अब इतने हार और ये सब चीज़ें गई कहाँ? आपके देश में 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था।
कहते हैं इस आपातकाल में आवाजाही सब रोक दी। नेशनल हाईवे नंबर 8 हुआ करता था, जिसको आज तुम जयपुर हाईवे कहते हो ना, जयपुर दिल्ली ये जाता है मुंबई तक, दिल्ली गुड़गांव से निकल के। अब तो उसका नंबर शायद 48 कर दिया, पहले वो NH8 था। आपातकाल में कहते हैं सिर्फ फौज के ट्रक चले थे इस रोड पर 1975 में। और यहाँ पे जो जयपुर के आसपास का राजस्थान है ना, यहाँ बहुत सारे देशी रियासतें थी, रजवाड़े थे, पुराने राजा। तो यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में इनके ऊपर रेड डाल के और इनके तहखानों से भर भर के बक्सों के बक्से गए थे। ऐसा बताया जाता है आर्मी के ट्रक्स की गिनती नहीं है कि कितना सोना ढोया था। तो ये तो अब हाल फिलहाल की बात है, अंग्रेजों के बाद की भी। वो क्वेश्चन मार्क है कि वो सोना गया कहाँ। आर्मी के ट्रक्स का मतलब सरकार के अधीन था वो, लेकिन आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। इसके बारे में आप ना यूट्यूब पे बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं, और अगर कभी आप घूमने जाएंगे तो आप जयपुर में किसी गाइड को करेंगे ना, तो वो आपको दिखाएगा कि नीचे ना जमीन में से चलते चलते बताते हैं वो कि इस एरिया में, और दिखता है वहां पे वो लोहे के ना अभी भी जाल वाल से, वो बताते हैं कि ये पूरा नीचे तहखाना था और इसमें सारे में हीरे जवाहरात बेशकीमती सारी चीजें पड़ी हुई थी। लेकिन अब नहीं है, अब तो सरकार ने ब्लॉक कर दिया। अब तो वो सारी चीजों का मेंटेनेंस ASI करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको ASI से भी ऊपर यूनेस्को देखता है, यूनेस्को मेंटेन करता है। यूनेस्को पता होगा ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ताजमहल को ASI नहीं देखता, ताजमहल किसके पास है? यूनेस्को। ऐसे ही दिल्ली का रेड फोर्ट किसके पास है? यूनेस्को। ऐसे ही आगरा का जो लाल किला है, बड़ी बड़ी सारी बिल्डिंग्स। ASI और यूनेस्को में जानते हो क्या फर्क है? ASI हमारा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें जितने अफसर हैं उन सबका सैलरी सब खर्चे हम देते हैं अपने देश से। लेकिन जो बाहर के विदेश में बैठा है यूनेस्को, UNO का एक अभिकरण, एक एजेंसी, एक संस्था है, ये सबको नहीं बनाता बेटा अपना मॉन्यूमेंट। यूनेस्को की लिस्ट में नंबर पाने के लिए बहुत सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। एक पॉजिटिव बात पता है क्या है? जिस जगह को यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिल जाती है, इसकी लिस्ट बनी हुई है, उनको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज साइट्स। जिनको इसमें जगह मिल गई उस एरिया की सेफ्टी मान लो। ये लिखित में है कि अगर कोई साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ गई तो उस देश के ऊपर अगर कभी कोई विदेशी अटैक करेगा ना, तो उस साइट को खत्म नहीं कर सकता। जैसे हम अपने देश में ताजमहल की बात करें, हमारा ताजमहल यूनेस्को की साइट है, तो पाकिस्तान हमसे लड़ भी लेगा ना, तो पाकिस्तान ताजमहल को तोड़ नहीं सकता। जैसे हवाई हमले करके किसी देश को नष्ट करना बहुत आसान होता है ना। किसी देश की इंपॉर्टेंस क्या होती है? उसकी जगह जहाँ दुनिया घूमने आती है। हमारी सबसे फेमस प्लेस कौन सी है जिसको देखने लोग आते हैं? ताज। तो पड़ोसी पाकिस्तान ताज पे एक बम गिरा दे, खत्म, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता बेटा, क्योंकि वो कौन सी साइट में आ गया? यूनेस्को की हेरिटेज साइट को कोई भी देश दूसरे देश की को खत्म नहीं कर सकता। लड़ लो, झगड़ लो, मार लो एक दूसरे को, लेकिन यूनेस्को की साइट पे अगर तुमने हमला किया तो फिर तुम्हारी पेशी UNO में होगी। फिर सारे वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं तुम्हारा व्यापार खत्म कर देंगे। फिर देश भूखा मरेगा, क्योंकि आपके पूरे दुनिया में जितने देश हैं उन सबकी बेटा लगभग देशों की ओपन इकोनॉमी होती है। पाकिस्तान के पास तेल के कुएं थोड़ी ना है, तेल की जरूरत तो है ही। अगर इसने गड़बड़ की तो इसके ऊपर UNO बैन कर देगा कि कोई देश इसको तेल नहीं देगा, इसके यहाँ से कोई सामान नहीं जाएगा बाहर। तो फिर ये कैसे रोटी खाएगा? भूखा मरेगा। इसकी बात नहीं है, हम भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ कोई यूनेस्को की साइट है, आप हमले कर लो, मारकाट कर लो, लेकिन यूनेस्को की साइट पे हमला नहीं कर सकते। ये लिखित में है। किसी भी देश को खुशी मिलती है अगर उसकी साइट, उसके मॉन्यूमेंट को किस लिस्ट में नंबर मिल जाए? हमारी बहुत सारी हैं बेटा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। हाँ, ये मतलब बढ़ जाती हैं। पहले 40, मेरे ख्याल 45 के आसपास हैं शायद। अब अभी पीछे 2 बढ़ाने की बात कर रहे थे ना। तो ये क्या बेटा, इस पे एक तो बहुत पुरानी होनी चाहिए साइट, इसका कोई हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और जैसे थोड़ी सी इस कंडीशन में हो कि बिल्कुल ये ना हो कि बस कल ही गिरेगी, आज लिस्ट में बनवा ली कल गिर गई, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस पे खर्चा होता है। तो जिसका हिस्टोरिकल कोई महत्व है, जिसने कोई मैसेज दिया दुनिया को, इस तरह की चीज़ों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है।
अगर किसी देश की कोई साइट यूनेस्को की लिस्ट में आती है ना, तो पहला फायदा है वहाँ टूरिज्म बढ़ता है, क्योंकि जब कोई आदमी किसी देश में घूमने जाता है आज के टाइम में वो गूगल करेगा कि कौन सी जगह यहाँ देखने लायक है, तो अगर आपके देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तुरंत ऊपर उनका नाम आएगा। तो पहली चीज़ टूरिज्म को बढ़ावा मिला। दूसरी चीज़ वो जैसे फेमस हुआ तो आपके देश को भी तो इम्पोर्टेंस मिली ना। भाई कोई ताजमहल घूमने आया तो वो बाहर जाके क्या कहेगा कि मैंने इंडिया में गया था, आपके देश को इम्पोर्टेंस मिली। तीसरी चीज़ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पर हमला नहीं होगा, तो उसके आसपास का एरिया सेफ है। तो आज आगरा सेफ है क्योंकि आगरा पे हमला नहीं करेगा कोई भी कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएनओ के रूल्स के। आया समझ में? ये वापस आते हैं तो देशी रियासतें, ये इससे भी पहले की बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी कैसे वादी थे? ये उदारवादी। हमने इनकी खास बातें पढ़ ली। हाँ बेटा, यूनेस्को किसने बनाई थी? यूनेस्को एक एजेंसी है। यूनेस्को को किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, एक संस्था बनाई गई थी बहुत पहले, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाते टाइम ना 51 कंट्रीज ने एक कागज पे साइन किए थे जिसे कहा जाता है यूएनओ का चार्टर। यूएनओ का चार्टर, इस पे साइन किए थे। पहले 50 देश थे, बाद में एक पोलैंड भी आके इनमें शामिल हो गया, तो कितनी कंट्रीज हो गई? 51। इंडिया वेरी फर्स्ट डे से इनके साथ था। इन सब ने प्लान किया कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चलो जब भी होगा खत्म होगा, अब जब ये चल रहा था तभी इन्होंने कहा हम लोग आगे जाके एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिसकी सबको बात माननी पड़ेगी ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। ये सबको दिख रहा था कि हमने इतना डिस्ट्रक्शन, इतना नुकसान कर लिया कि अगर कभी थर्ड हुआ तो फिर कोई बचेगा नहीं। वैसे भी हम जानते हैं कि अमेरिका प्लान कर रहा था जापान पर हवाई हमला करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। तो सबको ये था कि अब तो अमेरिका को हम नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वो किसी की सुनेगा नहीं, लेकिन आगे भविष्य में अमेरिका जैसी हरकत कोई ना करे उसके लिए एक संस्था बना लेंगे। उसी संस्था को तुम क्या नाम देते हो? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसने काम करने के लिए अपने 6 अंग या ऑर्गन बनाए, जिनमें से सचिवालय या सेक्रेटरीट है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, महासभा है जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। 6। फिर इसने कहा भाई छोटे छोटे काम मैं कैसे करूं? अब जैसे कोई बच्चों के लिए काम करना है, कोई हेल्थ के लिए काम करना है, लेबर के लिए काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, तो इसने अपने अंडर बेटा लगभग 20 छोटी छोटी एजेंसीज बना ली। इन एजेंसीज में से एक का नाम है यूनेस्को। ऐसी ही एक एजेंसी है WHO। याद करो जब पेंडेमिक फैला था तब हम रोज रिपोर्ट नहीं देखते थे, पेंडेमिक पे कौन रिसर्च कर रहा था? WHO। कि भाई कैसे कितने, अब तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं है, WHO फेमस हो गई ज्यादा, हर एक की जबान पर आ गई थी, अनपढ़ को भी लगता था WHO कोई चीज है। जब ये पेंडेमिक फैला और रोज आंकड़े आ रहे थे और सुबह उठ के ना वो एक वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट रोज ताजी बनती थी कि किस देश में कितने केस हैं, कितने एक्टिव, कितने मर गए। तो उनमें सबसे ऊपर टॉप में ज्यादातर अमेरिका था। पेंडेमिक में सबसे ज्यादा लोग जो मरे हैं ना वो अमेरिका के मरे हैं। फिर उसमें पहले तो हम बहुत नीचे थे, लेकिन धीरे स्पीड से बढ़ते बढ़ते इंडिया भी टॉप में दिखने लग गया था कि ऊपर के 10-12 में हमारा भी नाम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर हमारे यहाँ भी केसेस फैले थे ना। वो तो भला हो कोई इंडिया के लोगों का कि भैया इतने लोग मरे नहीं तो इटली में और इनमें ना यूरोपियन कंट्री में बेटा यूँ लाशों के ढेर लग गए थे। मरे तो इंडिया में भी बहुत लोग थे, लेकिन जितनी आबादी है उस हिसाब से हमारे यहाँ उतना भयानक नहीं था जितना विदेश में था। तब WHO रोज रिपोर्ट निकालता था, ये नित नियम से कहता था ये काम करो। WHO मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही एक संस्था है इसकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इनके अलग अलग काम हैं। तो यूएनओ ने अपने काम बांट दिए, जैसे शादी के घर में नहीं काम बांट देते, भाई 2 लड़कों को तुम्हें ये काम है, तुम्हें ये काम है, तुम्हें ये काम है, तो वो सब अपने अपने काम करते हैं। ऐसे यूएनओ ने अपनी एजेंसीज बना के एक एजेंसी को कहा तुम बच्चों के लिए काम करो, उसको नाम दे दिया यूनिसेफ। एक को कहा एजुकेशन साइंस कल्चर पे काम करो, उसको नाम दे दिया यूनेस्को। एक को कहा औरतों के लिए काम करो, एक को कहा इनके लिए हथियारों के लिए काम करो। तो ऐसे काम का बंटवारा कर दिया। यूएनओ के अंडर आती हैं इस तरह की सारी एजेंसीज जिनके आगे या तो इंटरनेशनल लिखा होता है या वर्ल्ड लिखा होता है या फिर यूनाइटेड नेशंस ही लिखा होता है। चलो अब वापस आते हैं। दादा भाई नौरोजी कौन से वादी थे ये?
तुम्हें लगता होगा ये बुढ़े से थे, बस एप्लीकेशन लिखने की बात करते थे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ये भी चाहते तो लड़ सकते थे, कह सकते थे इंडियंस को लड़ो अंग्रेजों से, पर पता है ये कितने समझदार थे। इन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय को लड़ने के लिए उकसाने से पहले उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं क्यों लड़ रहा हूं और मेरी लड़ाई का निकलेगा क्या। उतनी समझ होना कि मुझे अंग्रेजों से लड़ना है अपने देश के लिए, उसके मन में देशभक्ति होना, ये अपने आप से नहीं आता बेटा, ये सब चीजें पैदा की जाती हैं। जैसे कोई पैदा देशभक्त नहीं होता, देशभक्ति सर्कमस्टांसेस से पैदा होती है। देशभक्ति पैदा करने वाले टीचर्स, पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी होते हैं। जैसे तुम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो याद करो 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे अगर तुम ठीक ठाक से स्कूल में पढ़े हो, ठीक ठाक का मतलब पैसा नहीं होता, ठीक ठाक मतलब टीचर अच्छे मिले हों, तो उन्होंने तुम्हें 26 जनवरी से 2-4 दिन पहले स्कूल में, 15 अगस्त से 2-4 दिन पहले फंक्शंस की तैयारी कराई होगी, जिसमें देशभक्ति गाने, देशभक्ति कोई नाटक, ऐसी चीजें कराते हैं ना हम। थोड़े लोग परफॉर्म करते हैं, ज्यादा लोग बैठ के देखते हैं, लेकिन देखने वालों के मन में भी कहीं ना कहीं एक विचार आता है। अब जैसे मान लो कोई एक्ट कर दिया जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह दिखा के और वो फांसी का सीन रिक्रिएट किया, तो वो देखने वाले छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे बैठे हैं ना, जो दूसरी का, पहली का, PP1 का, कहीं ना कहीं उनके मन पे एक प्रभाव पड़ता है इस चीज का। देशभक्ति गीत चाहे हमें बोरिंग लगते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे जब रोज प्रैक्टिस तो बच्चों की ना जबान पे चढ़ जाते हैं, फिर वो अच्छे लगने लगते हैं। तो इन उदारवादियों ने ये फील किया कि अभी इंडियंस उतने दिमागदार नहीं है कि ये देशभक्ति से ओतप्रोत हों, अभी तो ये लोग ध्यान भी नहीं देते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले इन इंडियंस को हमें तैयार करना पड़ेगा ताकि ये लड़ने के लिए तैयार हो, इनके मन में देशभक्ति तैयार हो, ये देशभक्त बने, तभी तो ये लड़ेंगे। अब कहते हैं जाओ लड़ो, लड़ने की समझ है नहीं। तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि भाई लड़ने के लिए जनता तब तैयार होगी जब इनका दिमागी विकास होगा, और दिमागी विकास होगा शांति से रह के, इन तक जाएं हम। सबसे पहले तो इनको कांग्रेस के मेंबर्स बनाएं, फिर टाइम टू टाइम इनके बीच में जाके भाषण दें, देशभक्ति की बातें करें। जब ये सब चल रहा था ना बेटा, उस टाइम पे दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे। कैसे? ये बनी थी अपनी 1885 में ना, इससे कुछ साल पहले 1868 में हमारे पड़ोसी एक छुटकू सा देश था जापान। राजधानी क्या है इसकी? टोक्यो ना। जापान बहुत छोटा सा देश है देखने में और पैसिफिक ओशन में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। आप सबको पता होगा जापान में हर साल बाढ़ आ जाती है, कभी भी सुनामी आ जाती है, और इसकी सारी चीजें कभी भी, आप बैठे हैं अगले 1 मिनट में नहीं पता जापान में क्या होगा। जापान बहुत ज्यादा रिस्क पे है, एक ऐसा देश जिसको ये नहीं पता कि जो मैं सड़क बना रहा हूँ कहीं रात में सोए और ये सड़क ही गायब मिले, क्योंकि अगर एक बार अगर भूकंप आया तो सब चीजें, धरती हिली और सड़क खत्म हो गई। तो वो सोचो कितना रिस्क पे है। लेकिन जापान ने 1868 में, इनके यहाँ एक तानाशाह था, जैसे हिटलर तानाशाह था ना, ऐसा यहाँ भी कोई तानाशाह था। उस तानाशाह को हटा दिया यहाँ के लोगों ने, और इन्होंने कहा भाई अब के बाद हमारा सारा कामकाज हमारा सम्राट देखेगा। तो जापान ने अपने देश की सारी पावर एक आदमी के हाथ में दे दी, जिसको पद दिया गया आप हमारे सम्राट हैं, एक तरह से एम्परर है, किंग से भी बड़ी पोस्ट। अब जापान के सम्राट ने ना, थोड़ा समझदार था ये, इसने कहा भाई देश आगे बढ़ाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। और काम किस चीज पे किया? इसने कहा हम अपने देश की प्राइमरी एजुकेशन पे काम करेंगे सबसे पहले। जैसे किसी देश को अगर सच में आगे बढ़ाना हो ना बेटा, तो बड़े लोगों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो बन गए जैसे बन गए। सबसे आसान होता है स्कूल के बच्चे के दिमाग को विकसित करना, कारण उसका दिमाग बिल्कुल शुरुआत में तो खाली होता है, जैसी हम बातें बताएंगे वैसी तो भरेंगी। तो प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना किसने टारगेट बना लिया? जापान के उस सम्राट ने। इसके अलावा उसने कहा जब ये पढ़ लिख जाएंगे, जैसे एक पीढ़ी ना बेटा तैयार होने में बस 10 ही साल लगते हैं। किसी बच्चे को अगर फर्स्ट क्लास पे काम किया जाए, पहली क्लास में, कि भाई इसका दिमाग विकसित हो, ये मल्टी टैलेंटेड हो, इसका दिमाग सोचने में सक्षम हो, ये पढ़ाई को रट्टे ना मारे, ना रटे 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है तो क्या आग लग जाएगी, 5 वेजिटेबल और फ्रूट्स ना रटे, लेकिन समझ ले कि पार्ट्स ऑफ बॉडी पूछें। तुम याद करो जब तुम छोटे थे ये भी कितना टफ लगता था ना, कि पार्ट्स ऑफ बॉडी कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मुझे याद ना आए। मतलब कितनी बेवकूफ़ी है कि बच्चे को कितना प्रेशराइज करते हैं कि 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी, बच्चा एक भूल गया तो फिर याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। कितना आसान है भैया, पार्ट्स ऑफ बॉडी रटना ही नहीं। एक बच्चे को खड़ा करो, बताओ ऊपर से नीचे देख के बताओ, तो बच्चा रटे ही ना। हमारे इंडिया में क्या है,
फ्रूट्स भी रटवाने हैं, सब्जियां भी रटवानी। इतने इतने बच्चे नहीं देखा बेचारे, वो क्या कहते हैं, बस एक शुरू का बता दो, एक ऊपर का बता दो, क्योंकि उसने ऐसा रट रखा है कि वो एक याद नहीं आया तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। ये सबने इस चीज को जिया तो है। इंडिया में पढ़ाई क्रैमिंग बेस्ड है बेटा। आंसर नहीं देखा बच्चा क्या कहता है, बस एक एक अक्षर बता दो पहला, क्योंकि उसकी इतनी कंडीशनिंग हो रखी है कि अगर वो अक्षर याद नहीं आया तो उसको आंसर याद नहीं आता। अब अगर फर्स्ट क्लास पे काम कर दिया जाए समझाने पे, 10 साल बाद ये बच्चा किस क्लास में होगा, मतलब 10वीं क्लास में आ जाएगा। 10वीं क्लास के बच्चे तो बड़े होते हैं ना, मैच्योर होते हैं। 15 साल के बच्चे, सिर्फ 10 ही साल काम करना है। अगर 10 साल उसके ऊपर ढंग से काम कर दिया तो जिंदगी में कोई उसका बेवकूफ थोड़ी ना बना देगा। वो दिमाग से विकसित है, वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस को खुद ले सकता है, उसे सही और गलत का अंदाजा है। तो एक देश को अगर सच में आगे बढ़ाना है ना, तो बहुत सड़कें, बहुत ऐसे जहाज और ये सब बनाने में तो वेस्टेज है बेटा। सबसे पहले बेसिक काम करो, जो सबसे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम कर दो, इनको रटवाओ मत, इनको समझाओ। जब 10 साल बाद ये समझदार होंगे, और उससे 10 साल बाद इमेजिन करो जब ये 25 साल के होंगे, तो क्या ये रटे हुए और इस तरह की पीढ़ी है, ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है, ये अपना कमा खा लेंगे बेटा। इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जापान ने ये बात समझी और जापान ने काम किया प्राइमरी एजुकेशन पर। दूसरा काम जापान ने कहा, चलो बच्चों के ऊपर तो काम हो गया, लेकिन जो लोग बड़े हैं, अब 35 साल का एक आदमी है, 28 साल का एक आदमी है, तो उनके लिए क्या करें। उनको कहा काम में लगाओ, और काम में लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग करवा दो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवा दो। मैन्युफैक्चर मतलब कुछ निर्माण करना, कुछ बनाना, प्रोडक्ट्स बनाओ। जैसे पंखे बना लिए, पेन बना लिए, जूते, चप्पल, कोई कंघी, कोई घर के सामान। मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ना, फैक्ट्री डालनी पड़ती है, और फैक्ट्री है तो लोगों को उसमें क्या मिलेगा, रोजगार। और रोजगार मिलेगा तो वो क्यों क्राइम करेंगे। जैसे क्राइम करने वाले लोग कौन होते हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है। अगर किसी को सुबह उठ के अपने दफ्तर जाना हो तो वो रात में 2 बजे उठ के सोचेगा किसी घर चलता हूँ चोरी करने, नहीं ना। उसको पता है मुझे अगली सुबह काम पे जाना है। चोरी करने का प्लान कौन करेगा, जिसको कोई काम ही नहीं है। भैया उसको शराब की लत लग गई, ड्रग्स की आदत लग गई, पैसे हैं नहीं, तो वो चोरी करेगा रात में। ये चोरी करने वाली पीढ़ी अपने आप से पैदा नहीं होती बेटा। जब देश में रोजगार ना हो ना, तो लोग ज्यादा गलत रास्ता पकड़ते हैं, क्राइम का रास्ता। किसी की बाइक चुरा ली, किसी की चेन झपट ली, ये क्राइम है ना। कोई भी शौक से नहीं करना चाहता। हर आदमी चाहता है मेरी रेप्यूटेशन हो, मेरी इज्जत हो, कोई पूछे क्या करते हो तो मेरे पास बताने के लिए काम हो। हर इंसान अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन जब रोजगार नहीं मिलता, भूख उसको परेशान करती है, या शौक बिगड़े हुए होते हैं, तो फिर वो क्राइम की तरफ जाता है। तो इसने अपने देश में खूब सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवा दी, जिससे लोगों को क्या मिल गया, रोजगार। और मैं तुम्हें बता दूं, जैसे आज मेड इन चाइना है ना, एक टाइम पे पूरी दुनिया में बिकती थी चीजें मेड इन जापान। इनके पेन, इनकी हर चीज बहुत फेमस थी कि कहाँ है, मेड इन जापान। जापान ने टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट किया, पर क्योंकि जापान की एक हद थी, जिसका एरिया छोटा होगा, उस देश के पास रिसोर्सेस कम होंगे या ज्यादा। रिसोर्स का सीधा संबंध किससे होता है, एरिया से ना। अब जैसे इंडिया के पास एरिया ज्यादा है, हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, एरिया ज्यादा होने के चक्कर में हमारे पास रिवर ज्यादा हैं, हमारे पास जमीन ज्यादा है, हमारे पास प्लेट्यू या पठार है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास द्वीप है, सब कुछ तो है हमारे पास, मैदान भी, पहाड़ भी, प्लेट्यू भी, सब कुछ। इन सब के फायदे होते हैं। जैसे रेगिस्तान है तो टूरिज्म बढ़ गया ना रेगिस्तान में, आपके टूरिस्ट जाते हैं कितने, कोई सैंड ड्यून देखने, कोई वहाँ रेगिस्तान में जो है वो सफारी करने, तो एक तरह से पैसा कमा रहे हैं हम। रिवर्स हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेके बैठा है, लेकिन यहाँ अगर कोई थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो भूखा नहीं मरता। हम इतना सरप्लस पैदा करते हैं गेहूं और चावल कि दुनिया को हम बाहर भेजते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। बासमती चावल हमारे जितनी अच्छी क्वालिटी का पूरी दुनिया में किसी देश में पैदा नहीं होता। तो दुनिया का जो बेस्ट चावल है ना, वो हम पैदा करते हैं। इंडिया नंबर 1 है दूध के प्रोडक्शन में। चाय पत्ती का प्रोडक्शन हमसे ज्यादा इस धरती पे कोई नहीं करता। वो अलग बात है कि चाय हम खुद ही पी जाते हैं, हम बाहर बहुत कम भेजते हैं। हाँ, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ये श्रीलंका है, जहाँ हमारे देश से नहीं, कहाँ के लोग गए थे, तमिल, इन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया था वहाँ, लिट्टे।
तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि ये सब तब है जब आपके पास रिसोर्सेज हैं। इसको अपनी लाइफ से जोड़ के सीखो। कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता अगर उसके पास पुश्तैनी 10 एकड़ ज़मीन है। वो भूखा कैसे मरेगा? जिसके पास जैसे कोई भी जब शादी ब्याह करने जाता है बेटा, लड़की के पिताजी या लड़की के भाई, तो वो देखते हैं पीछे ज़मीन कितनी है। ये क्यों देखते हैं ज़मीन? कल को कोई भी मुसीबत आ जाए, मान लो लड़का बड़े अफसर है, भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर जो है चले गए, मतलब बिल्कुल ही डेड बराबर हो गया, बेड रिडन है, तो कोई उस अफसर को, वो प्राइवेट में कितनी बड़ी सैलरी पर हो, जीरो हो जाएगी ना। पेरेंट्स ये देखते हैं कि अगर कल को कोई बुरे हालात आए तो भी ये भूखे ना मरे। मान लो हम कहेंगे ज़मीन से थोड़ी ना कोई कमा के खाता, पीढ़ी कौन खेती करती है, लेकिन बेटा खेती ना बुरे समय पे काम आती है। इसीलिए इंडिया में आज भी किसी लड़की के फादर जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि पीछे बैक पे क्या है। ये कारण है। ये समझने में नई पीढ़ी को बहुत लेट समझ में आता है। जिसके पास साधन है ना, वो बुरे समय में भूखा नहीं मरेगा। जिसमें काबिलियत है वो तो कभी भी कमा के खा ले, लेकिन बेटा लाइफ का नहीं पता ना, शरीर किसी दिन साथ छोड़ जाए, कोई पैरालाइज्ड हो जाए तो वो नौकरी कैसे करेगा? मान लो वो 5 लाख की नौकरी थी महीने की, लेकिन वो पैरालाइज्ड हो गया, गई नौकरी। कोई भी प्राइवेट संस्थान आके उसको 50 रुपए भी नहीं देगा, चाहे वो 5 लाख का था। उस टाइम पे वो जो उसने जोड़ा है 1-2 साल में सब खत्म हो जाएगा। फिर रोटी कहाँ से चलेगी? लेकिन अगर उसकी बैक पे 20 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ से सिर्फ उसका इसका किले की, जिसको अलग अलग नाम से वही जो भी कहते हैं, हमारे यहाँ जैसे कुछ भी बटाई शब्द यूज़ करते थे, वो इतना आएगा कि वो भूखा ना मरे, उसका परिवार भूखा ना मरे, उसके बच्चे स्कूलिंग भी कर लेंगे और उसकी ज़िंदगी भी कट जाएगी। ये चीज़ें ना लॉन्ग रन में समझ में आती हैं। हम इस मामले में लकी हैं इंडिया में कि हमारे पास रिसोर्स है। हम भूखे एज सच मरेंगे नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश की नीतियाँ जो अंग्रेजों ने गलत डिसाइड कर दी, जिसके चलते यहाँ सूखा पड़ने लगा और लोग भूखे मरने लगे। अदरवाइज इंडिया इतना सरप्लस पैदा करता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अपना पेट तो भर ही सकते हैं हम लोग। अब इन सब चीज़ों के हिसाब से देखो तो हम अमीर हैं, लेकिन अमीर हम अपने से नहीं, वापस चलते हैं जापान। जापान के पास रिसोर्स नहीं है, पर वो तो बहुत आगे निकल गया, कारण उसने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगा ली, रॉ मटेरियल बाहर से मंगा लिया। जो इन कच्चा माल था ना, रॉ मटेरियल, वो उसने हम जैसे देशों से, या जो थोड़े गरीब या जो थोड़े पिछड़े देश थे, उनसे मंगा लिया और फिनिश्ड प्रोडक्ट अपने बनाने लगा। देखते 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 पूरी दुनिया में डंका बज गया एक छोटे से देश का, जिसका नाम था जापान। इसका पैसा बढ़ा तो हिम्मत बढ़ती है, हिम्मत का सीधा संबंध पैसे से भी तो है। रिसोर्सेज इसने धीरे धीरे, नेचुरल नहीं थे, लेकिन बाहर से अपने हथियार और ये सब चीज़ें खरीदनी स्टार्ट कर दी। और 1905 एक ऐसा साल था बेटा जब चुटकू से जापान ने, जिसकी आइडेंटिटी मैप पे ढूंढनी पड़ती है कि पानी के बीच में छोटा सा द्वीप कहाँ है, वो जापान होगा, इसने दुनिया के सबसे बड़े देश पे अटैक किया, रूस पर। कितना बड़ा रूस, मैप में अलग से रूस दिखता है ना, और कितना छोटा जापान। 1905 में इस बहुत छोटे से जापान ने रूस पे अटैक किया, और बड़ी बात यह है कि इसने रूस को हरा दिया। कितनी अजीब बात है, इतने छोटे से ना, अब सोचो कोई 2 फुट का आदमी 7 फुट के आदमी को हरा दे तो बड़ा अजीब लगेगा ना कि इसने इसको कैसे हराया। ऐसा ही हुआ, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया कि भाई रूस को किसने हरा दिया? छोटे से जापान ने। रूस की कितनी बेइज्जती हुई सोचो, रूस के शासक की, हेड की कितनी बेइज्जती हुई कि इसको शर्म नहीं आती, इतने इसके पास रिसोर्सेज हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, और वो छुटकू से जापान ने इसको हरा दिया। ये बात रूस के साथियों ने तो देखी नेगेटिव तरह से, लेकिन हम जैसों ने, क्योंकि हम तो एशिया के थे ना, और जापान भी एशिया का, रूस को गिना जाता है बेटा यूरोप में। हमने इसको ऐसे देखा कि एशिया, जिसके ऊपर ये लोग हंसते हैं, यूरोप वाले पता है क्या कहते थे? कि तुम लोग अनपढ़ हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम बेवकूफ़ हो, गवार हो, तुम्हें रहना खाना पीना कोई तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि हाथ से खाना नहीं खाते, क्योंकि ये तो चम्मच और फोक का इस्तेमाल करने वाले। इन्होंने हमारे मन में डाल दिया था कि तुम लोग गवार हो और हमसे आगे तुम कभी निकल नहीं सकते, तुम्हें आगे हम लेके जाएंगे। हम दिमागी रूप से सोचने लगे थे कि हमें अक्ल कम है, ये ज़्यादा स्मार्ट है, यही हमारा विकास करेंगे, हमें आगे ले जाएंगे। लेकिन जब एशिया की एक कंट्री ने यूरोप के सबसे बड़े देश को हराया, तो ये खबर हमारे देश तक पहुंची।
और फिर हमें फील हुआ कि यार एशिया इतना भी पिछड़ा नहीं है जितना ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि ये समझदार है और हम बेवकूफ़। अगर हमारा एक छोटा सा देश जिसके पास साधन नहीं है वो रूस की धुनाई कर सकता है तो इंडिया ब्रिटेन को क्यों नहीं पीट सकता, ऐसा हमारे दिमाग में आया। और उस टाइम पे हमारे 3 लड़के जिसको हम तिकड़ी कहते हैं, लाल बाल पाल, ये तीनों इस विचार को आगे बढ़ाने लगे कि अगर रूस जैसे ताकतवर को जापान जैसा छोटा सा एशिया का देश पीट सकता है तो इंडिया तो बहुत बड़ा है। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन तो छुटकू सा है, जापान छोटा है, उसने बड़े को हरा दिया, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है ब्रिटेन से, इंडिया क्यों नहीं हरा सकता। और यहां से विचार स्टार्ट हुए। तो जो ये गरम वाले हैं ना, इन्होंने ये सब कहानियां पढ़ी थी, कौन से सन की? 1905 की। और इसका ये एग्जाम्पल देते थे कि तुम लोग कहाँ बैठे सो रहे हो, इतने बड़े ताकतवर यूरोप के देश को, ब्रिटेन तो बहुत छोटा है रूस के सामने, रूस की तो आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते ब्रिटेन को। यहाँ से फिर ये नरम और गरम अलग हो गए। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।